नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र की राजनीति में एक और नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों ने एक ठाकरे को छोड़ा तो दूसरे ठाकरे को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ ये कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे के घर गए। कहा तो ये गया कि उनकी एक सर्जरी हुई थी, उसके बाद उनका हालचाल पूछने, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए गए थे। लेकिन जब वो पहुंचे तो वहाँ शर्मिला ठाकरे, जो राज ठाकरे की पत्नी है, उन्होंने बाकायदा पारंपरिक रीति से आरती उतारकर उनका स्वागत किया। राज ठाकरे ने शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। तो ये स्वागत तो ठीक है, ये परंपरागत ढंग से स्वागत करना ये अपनी सभ्यता संस्कृति का हिस्सा है, उसमें कोई राजनीति मैं नहीं देख रहा हूँ। लेकिन 1.5 घंटे की मुलाकात राज ठाकरे से हुई। उससे पहले से दो चर्चाएं बाजार में बड़ी गर्म हैं। एक कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों चाहते हैं कि राज ठाकरे की पार्टी के जो एकमात्र नेता हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाए, और दूसरी ये भी चर्चा है कि राज ठाकरे के बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, विधान परिषद से उनको ले आया जाए। अब सवाल ये है कि राज ठाकरे के बेटे को, राज ठाकरे की पार्टी के विधायक को लाने का ये मतलब है कि राज ठाकरे इस सरकार में शामिल है। राज ठाकरे का सरकार में शामिल होने का मतलब है कि इस नई जो युति बनी है एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी की, उसमें एक और ठाकरे की एंट्री होगी। तो मेरा सवाल यही है कि इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि आप राज ठाकरे का अगर पॉलिटिकल करियर देखें तो वो शिवसेना से निकलने के बाद उनको उम्मीद थी कि असली शिवसेना उनके साथ चली आएगी। पूरा जो काडर है शिवसेना का, जो शिवसैनिक हैं, वो उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको काफ़ी समय से प्रोजेक्ट किया जा रहा था इस रूप में, और छवि उनकी जो थी कि ये दूसरे बाल ठाकरे हैं, ये इस रूप में उनकी छवि जो है प्रोजेक्ट की जा रही थी। और ये माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे राजनीति के लिए नहीं बने हैं, उद्धव ठाकरे उस तरह से राजनीति में कामयाब नहीं होंगे। अब उसके बाद जो है बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया। उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख बन गए और तब से उद्धव ठाकरे हैं। राज ठाकरे ने जितनी बार जितने चुनावों में कोशिश की, उन्हें चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव हो, कहीं भी सफलता नहीं मिली। तो राज ठाकरे रिजेक्टेड नेता है, और न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में जनरल तौर पर, आम तौर पर, बल्कि शिवसेना के बीच में भी। शिवसेना का कैडर ने उन्हें नहीं चुना, उसने उद्धव ठाकरे को चुना। तो अब शिवसेना का कैडर क्यों राज ठाकरे को अपनाएगा, सवाल ये है। दूसरा, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और ये जब हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर का विवाद हुआ, तो उस समय जिस तरह से स्टैंड लिया था राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर को लेकर, धमकी दी, उसके बाद जो है जिस तरह का माहौल गरमाया, फिर एकदम से पीछे हट गए। क्यों हट गए थे पीछे? उन्होंने स्टैंड लिया था, अच्छा स्टैंड लिया था, उस पर लोग उनके साथ खड़े होने को भी तैयार थे, उनको समर्थन भी मिल रहा था, फिर भी पीछे हट गए। तो क्यों हट गए? वो पीछे हट गए तो इसलिए हट गए क्योंकि बीजेपी ने हाथ खींच लिया। उनको उम्मीद थी कि इस मुद्दे पर बीजेपी उनका साथ देगी। बीजेपी के भरोसे ही वो विरोध करने के लिए निकले थे। अचानक जो राज ठाकरे के प्रति इतना समर्थन दिखने लगा, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी ने हाथ खींच लिया। तो सवाल फिर उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हाथ क्यों खींच लिया? भारतीय जनता पार्टी ने हाथ इसलिए खींच लिया कि पार्टी के नेताओं को, सबको ये लगा कि एक और ठाकरे क्यों खड़ा किया जाए, एक और जो हिंदुत्व का स्पेस है उसमें एक और राइवल क्यों खड़ा किया जाए, एक और प्रतिद्वंदी क्यों खड़ा किया जाए, राज ठाकरे को वो स्पेस क्यों दिया जाए। अगर हम हिंदुत्व का स्पेस उद्धव ठाकरे से छीन रहे हैं, हथिया रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसकी जगह राज ठाकरे को भी उसमें हिस्सेदार क्यों बनाए। ये पूरा का पूरा स्पेस बीजेपी के पास आएगा। तब तक एकनाथ शिंदे जो है वो अलग होकर, और बीजेपी के साथ सरकार उन्होंने नहीं बनाई थी, तब की बात कर रहा हूँ। तो उस समय जब नहीं था, और एकनाथ शिंदे का एक ही मुद्दे पर जो है उद्धव ठाकरे के से अलग होने का फैसला
कि हिंदुत्व के मुद्दे से उद्धव ठाकरे हट गए हैं। तो अगर हिंदुत्व के मुद्दे से उद्धव ठाकरे हट गए हैं और उसी मुद्दे पर एकनाथ शिंदे ने बगावत की है और पार्टी को तोड़ दिया, जिसमें 55 में से 41 विधायक उनके साथ हैं आज, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि मुद्दा शिवसेना के लोगों को मालूम है कि उनकी जो विचारधारा है वो हिंदुत्व से हटकर नहीं चल सकती, उनकी राजनीति हिंदुत्व से अलग होकर नहीं चल सकती। उनको चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा अगर हिंदुत्व की राजनीति छोड़ दी। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में जब हिंदुत्व का एक चेहरा एकनाथ शिंदे बनकर उठ रहे हैं, बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस पहले से वहां मौजूद है, जिनको पिछले 8 साल में महाराष्ट्र के लोगों ने नंबर 1 की पार्टी और नेता बनाया है। 2014 लोकसभा विधानसभा, फिर 2019 लोकसभा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के लोगों ने नंबर 1 की पार्टी बनाया, नंबर 4 से। तो ऐसे में राज ठाकरे से ये जो नज़दीकी है, और अगर एकनाथ शिंदे गए होते तो एक बात फिर भी समझ में आती कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे के, मतलब ठाकरे का सरनेम जो है उसकी जो सिंपैथी मिल सकती है उसको भी ले लिया जाए। तो वो बात समझ में आ सकती थी कि एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के यहाँ गए हैं इस उम्मीद में या इस कोशिश में। लेकिन बीजेपी का जाना ये थोड़ा समझ में नहीं आता, क्योंकि बीजेपी राज ठाकरे से हमेशा दूरी बनाकर रखती रही है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से मुंबई के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए, देश की राजनीति के लिए, लेकिन मुंबई की राजनीति के लिए सबसे ज्यादा, राज ठाकरे की छवि उत्तर भारतीय विरोधी छवि है। उत्तर भारतीयों के खिलाफ जिस तरह की हिंसा की, जिस तरह का अभियान चलाया, उसके बाद कोई उत्तर भारतीय उनको मुंबई में स्वीकार करेगा, इसकी कल्पना आज की तारीख में भी नहीं की जा सकती, बदले माहौल में भी नहीं की जा सकती। ऐसे में बीजेपी का राज ठाकरे के पास जाना ये समझ में आने वाली बात नहीं है। अगर राज ठाकरे को लेकर बीजेपी कोई नया समीकरण बनाना चाहती है तो मुझे लगता है कि शायद ये एक अनावश्यक कोशिश है, क्योंकि राज ठाकरे का महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पर खड़े हैं। उनको शरद पवार पूछने को तैयार नहीं है, उन कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं उठता, उनको शिवसेना ने पूछा नहीं, शिवसेना के कैडर ने उनको रिजेक्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का उससे उनका जो है कभी नरम गरम रिश्ता रहा है, कभी वो प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत आलोचना करते रहे, सरकार की आलोचना करते रहे, उसके बाद समर्थन करने लगे, प्रशंसा करने लगे। तो वो उनका कभी एक स्टैंड, पॉलिटिकल स्टैंड भी नहीं रहा। कोई कंसिस्टेंसी उनकी पूरी पॉलिटिक्स में जब से वो हैं, मतलब शिवसेना छोड़कर गए हैं, तब से कभी दिखाई नहीं दी। और न तो उनका कोई जनाधार है। ये बात बार बार कह रहा हूं कि किसी ऐसे नेता से गठजोड़ करना या उसको साथ लेना जिसका अपना जनाधार हो, ये बात समझ में आती है। महाराष्ट्र का कोई हिस्सा, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां राज ठाकरे के आने से बीजेपी या एकनाथ शिंदे ज्यादा मजबूत होते हुए दिखे। ऐसे में राज ठाकरे को साथ लेने का संकेत देकर बीजेपी एक कंफ्यूजन पैदा कर रही है अपने कैडर के बीच में, शिवसेना के कैडर के बीच में, कि आखिर भाई इरादा क्या है। अगर बिना राज ठाकरे के एकनाथ शिंदे इतनी बड़ी बगावत और इतनी कामयाब बगावत कर सकते हैं जो राज ठाकरे अपने जीवन में कभी नहीं कर पाए, जो न तो वो बाला साहब ठाकरे के रहते कर पाए और न ही उनके बाद कर पाए। उनको उतनी भी कामयाबी नहीं मिली जितनी छगन भुजबल और नारायण राणे को मिली। और नारायण राणे के रहते हुए कोंकण और मुंबई में बीजेपी के लिए नारायण राणे ज्यादा उपयोगी हैं, ज्यादा बड़ा जनाधार है उनका राज ठाकरे से। ऐसे में राज ठाकरे के साथ दिखने का, अभी जाने का फैसला हो गया है, ऐसी कोई घोषणा तो हुई नहीं है, लेकिन राजनीति में शुरुआत ऐसे ही जेस्चर्स के साथ होती है। इस समय पर राज ठाकरे को इतना भाव देना, इतना महत्व देना, उसका कोई कारण, जो राजनीतिक कारण नहीं समझ में आता। व्यक्तिगत कारण तो हो सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस से उनके निजी संबंध हो, उनका हालचाल पूछने जाए, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जब बाजार में इस तरह की चर्चा हो कि उनके एकमात्र विधायक, मतलब उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि एक विधायक उनका जीता है उनकी पार्टी का, उसको सरकार में शामिल किया जा रहा है, क्यों, जरूरत क्या है? जब बीजेपी और एकनाथ शिंदे को मिलाकर स्पष्ट बहुमत है,
ये लगभग 170 विधायकों का समर्थन है निर्दलियों को मिलाकर। फिर ऐसे में एक विधायक के लिए, उसको मंत्री बनाने के लिए राज ठाकरे के साथ समझौता करना, ये मुझे तो लगता है बीजेपी अपना नुकसान कर रही है। अगर उसने राज ठाकरे को खड़ा कर दिया तो उसका नुकसान आगे चलकर सीधे सीधे बीजेपी को होने वाला है। उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश में राज ठाकरे को खड़ा करने का मतलब है एक नया भस्मासुर पैदा करना। राज ठाकरे की जो अभी तक की राजनीति रही है पूरी तरह से नकारात्मक राजनीति रही है, कोई सकारात्मक राजनीति नहीं रही है। सिर्फ अभी जो उन्होंने लाउड स्पीकर का अभियान शुरू किया, जो उस समय बोला, लेकिन वो उनकी राजनीति में कभी कंसिस्टेंसी नहीं रही। वो किसी एक मुद्दे पर टिक कर रह नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो मुद्दा कितनी देर तक रहता है ये तो पता नहीं है। लेकिन बीजेपी के हाथ खींचने के बाद वो घर में बैठ गए। उन्होंने उतनी भी हिम्मत नहीं दिखाई जितनी नवनीत राणा ने दिखाई। इंडिविजुअल होकर पति पत्नी ने जो साहस दिखाया, उतना साहस भी राज ठाकरे नहीं दिखा पाए। तो ऐसे में राज ठाकरे के पास जाना, उनको नज़दीक ला रहे हैं साथ, इसका संदेश देना अल्टीमेटली होगा कि नहीं पता नहीं है, लेकिन ये संदेश देना भी, ये मेरे हिसाब से ये जेस्चर दिखाना भी आज जो परिस्थिति है उसमें अपने कैडर को कंफ्यूज करने जैसा है, अपने कैडर में एक गलत संदेश देने जैसा है। आप अपनी कमजोरी का संकेत दे रहे हैं कि राज ठाकरे आएंगे तो हम ताकतवर हो जाएंगे, राज ठाकरे नहीं आएंगे तो हमारे अंदर कमजोरी रहेगी। इस तरह का संकेत देने से मुझे नहीं लगता है न तो बीजेपी का फायदा होने वाला है, न एकनाथ शिंदे का फायदा होने वाला है। राज ठाकरे अगर आते हैं करीब एकनाथ शिंदे की शिवसेना के करीब भी, तो एक हमेशा एकनाथ शिंदे के दिमाग में रहेगा कि ये ठाकरे परिवार से हैं, ठाकरे सरनेम है इनके साथ। ऐसा तो नहीं कि ये लीडरशिप पर जो है काबिज हो जाएंगे। तो इस तरह की अस्थिरता पैदा करने का कोई कारण समझ में नहीं आता। लेकिन जब तक औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हो जाती तब तक इस पर जो है निश्चय के साथ कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।